वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएमए की जो खबरें चल रही हैं आजकल, उसका पूरा का पूरा बुलेटिन मैं आपके सामने लेके आया हूँ और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी सारी खबरें पता होंगी जो आपको पहले नहीं पता थी या फिर जो पहले पता थी उनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, आज हम बात करेंगे 17 ईयर्स जो यंगेस्ट फाइटर यूएफसी में एडेड हुआ है उसके बारे में, बेलाटोर का जो मेन इवेंट है, को मेन इवेंट है उसके बारे में, क्योंकि यूएफसी की फाइट नहीं है इस वीक। फ्रांसिस नगानू ने एक नया इंटरव्यू दिया है उसके बारे में, पॉल अकोस्टा और हमजे चिमायो के बीच में जो लफड़ा चल रहा है उसके बारे में, एंडरसन सिल्वा ने भी 2 इंटरव्यू दिए हैं उसके बारे में, और नेट डियाज के बारे में भी बात करेंगे। एक न्यूज़ उसकी बेलाटोर से रिलेटेड है, दूसरी न्यूज़ उसकी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड है, और कॉनर मैकग्रेगर के बारे में भी बात करेंगे। पर इन सब के बारे में बात करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मेरा वादा है कि आप जब कभी भी वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और जिस दिन नहीं होगा अनसब्सक्राइब करिएगा, 4 गाली दीजिएगा और चाहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले उस न्यूज़ के बारे में बात कर देते हैं कि यूएफसी में नया फाइटर आया है, ऐड किया है कंटेंडर सीरीज के बाद डेना वाइट ने। और डेना वाइट ऐसे बोल रहा है जैसे कि एंडरसन सिल्वा का अगला जन्म लेके अभी आ गया है। और इस फाइटर का नाम है राउल रोसास, राउल होसास, राउल रोसास। अगर ये हिस्पैनिक एथनिसिटी का है तो राहुल रोसास, और अगर पुर्तगीज लैंग्वेज वाला है तो राहुल होसास। खैर, डीना वाइट की अगर आप बात सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एंडरसन सिल्वा ने नया जन्म ले लिया और ये फाइटर इतना टैलेंटेड है, उतना टैलेंटेड है। तो मैंने क्या किया, इस फाइटर की जो फाइट जिसकी वजह से डीना वाइट ने चुना है वो फाइट देखी। इट वॉज अ गुड फाइट। फाइटर बहुत टैलेंटेड है, बट ओके, इतना भी नहीं है कि भगवान ने अभी जन्म ले लिया, भगवान ने नया जन्म आया। और फिर मैंने 3-4 और फाइट देखी, वो भी ठीक ठाक थी। पर जब उसके अपोनेंट देखना चालू किया, और आप भी वीडियो रोक के या फिर वीडियो के बाद में इस आदमी के पुराने अपोनेंट देखेगा, वो कोई इतने कोई खतरनाक नहीं थे। अब क्या ये आदमी यूएफसी के लायक टैलेंट रखता है? हाँ, यूएफसी में इससे भी घटिया लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या 17 ईयर्स में उसको यूएफसी में आना चाहिए? मेरा मानना है कि फिजिक्स, जहाँ तक फिजिक है, सॉरी फिजिक्स नहीं, फिजिक है, वो फिजिक उसका लायक है। जहाँ तक स्किल की बात है, हाँ ठीक है, यूएफसी लेवल का है। पर क्या उम्र है? क्या वो डिसीजन ले सकता है सही तरीके से? अभी तो ऐसा है कि उसको जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे वो साइन करेगा, क्योंकि यूएफसी में आना है उसको। पर क्या उसको अकल है कि वो किस चीज़ पर साइन कर रहा है? ये सब मेरे कंसर्न है। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। हाँ, और भाई ने कहा है कि 20 साल तक उसको चैंपियन बनना है, तो मैं कहूँगा भाऊ ठंड रख ठंड। अभी बैठ तू पड़े, पराठे शराठे खा, फिर देखते हैं, फिर बात करते हैं, फिर बनियो तू चैंपियन। बड़े बड़े पड़े हैं इधर पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो अगली फाइट, अगली जो न्यूज़ है, सॉरी मैं एडी अल्वारेज के बारे में आपको बताना भूल गया था स्टार्टिंग काउंटडाउन में। एडी अल्वारेज की न्यूज़ है कि एडी अल्वारेज ने यूएफ वन चैंपियनशिप छोड़ दिया है और अब वो फ्री एजेंट है। पहली बात तो वन चैंपियनशिप और एडी अल्वारेज की डील के बारे में बात करते हैं। मेरा मानना है कि दोनों ही फायदे में रहे। एक तरफ एडी अल्वारेज जैसा बड़ा नाम मिला आपके वन चैंपियनशिप को, तो दूसरी तरफ एडी अल्वारेज को यूएफसी से लगभग दुगना पैसा मिला पर फाइट में वन चैंपियनशिप में। तो दोनों ही मजे में, कोई दिक्कत नहीं। अब जब अलग हो गए हैं तो इंटरेस्टिंग बात है, ये एडी अल्वारेज जो है अभी भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अंडरग्राउंड किंग, अभी भी अंडरग्राउंड किंग है। हाउस 2-3 जगह जा सकता है। पहली बात तो यूएफसी में नहीं जा रहा है, आप ये लिख के रख लो। 2 जगह जहां पे मेरा दिमाग है, एक है बेलाटोर। बेलाटोर में इसलिए क्योंकि पहली बार जब यूएफ चैंपियन था ना बेलाटोर का, एक समय बेलाटोर में 2 शानदार फाइट है एडी अल्वारेज की वर्सेस माइकल चैंडर, आपको टाइम मिले तो जरूर देखना। पर बेलाटोर में जब पिछले बार चैंपियन था ना एडी अल्वारेज, तो उसका बेलाटोर के मैनेजमेंट के साथ बहुत झगड़ा हुआ था। पर इंटरेस्टिंग बात है कि तब स्कॉट कोकर नहीं था, अभी स्कॉट कोकर है, इसीलिए ये इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा, मेरा मानना, मेरा दिल कहता है कि एडी अल्वारेज वर्सेस नेट डियाज की फाइट हो, नेट डियाज के प्रमोशन में, तो कैसा रहे देखते हैं। मतलब मोस्टली 90% चांस है कि ये नहीं होगा, पर फिर भी ये मेरा मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो। अब बेलाटोर के बारे में बात करते हैं। इस वीक यूएफसी का कोई इवेंट नहीं है, बेलाटोर का इवेंट है। बेलाटोर का मेन इवेंट जो है वो बेंसन हेंडरसन वर्सेस पीटर क्यूली है। पीटर क्यूली इज अ गुड फाइटर। बेंसन हेंडरसन जो है बूढ़ा शेर है, बट अभी भी पीटर क्यूली के लेवल के टैलेंट तो है। पर पीटर क्यूली क्यूली जो है आयरलैंड में फाइट कर रहा है। आयरलैंड दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटिंग कंट्रीज में से एक है। और
अगर आपको देखना जैसे अपने यहाँ क्रिकेट का मजमा होता है ना, वैसे ही आयरलैंड और इंग्लैंड में बॉक्सिंग का मजमा होता है। बॉक्सिंग एक दूसरे कम्बैट स्पोर्ट का होता है। अमेरिका में हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। अमेरिका में जो हम फाइट देखते हैं ना, वो हम वो चीज़ को समझ में, इवन अबू धाबी में भी ऐसा लगता है कि सब लोग ताली बजाने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्रिकेट में जैसे नंगो टाइप चिल्लाते हैं ना, ठीक वैसे ही आयरलैंड में माहौल रहता है। तो अगर आपको टाइम मिले तो ये फाइट दिखेगा। एक और फाइट है इसमें, मेलविन मोनोहॉफ वर्सेस योएल रोमेरो की। ये फाइट देखने का मेरा इतना मूड नहीं है, बट फिर भी अगर आपको टाइम मिले तो देखिएगा। फ्रांसिस इंगानू ने कुछ नए इंटरव्यू दिए हैं। उनमें से उससे सवाल पूछा कि उसके कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस है अभी, तो उसने बोला कि यूएफसी ने कुछ भी ऑफर नहीं किया है। अब मेरा मेरा मानना है कि यूएफसी ने कुछ ऑफर नहीं किया है, क्योंकि इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है यूएफसी की। जब इंगानू फाइट जीता था ना, गान से या फिर स्टीपे से, तो इंगानू गर्म था। अब उसको तुम छोड़ दो, धीरे से इंजरी हो गई, उसके बारे में बात करना बंद कर दो, लोग भूल जाएंगे। और भूल गए तो एक दिन कट कर दो, अभी गर्म नहीं है वो फाइटर। आप समझ रहे हो? यानी कि आपको कॉनर मैकग्रेगर को आप देखते हो ना, ट्विटर पे ये करते रहता है, वो करते रहता है। पता है वो क्या करता है? वो बहुत ही, क्या कहेंगे उसको, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और अपनी लैंग्वेज में कहेंगे तो बहुत शाना है। वो दुनिया भर में ट्वीट करते रहेगा, इंस्टाग्राम पोस्ट डालते रहेगा, फेसबुक में बकर करते रहेगा। पता है वो फाइट नहीं भी कर रहा है तो अपने आप को न्यूज में बनाए रखता है, ताकि उसकी वैल्यू कम ना हो। और यूएफसी एनगानो की वैल्यू कम होने होते देखना चाहता है, ताकि वो करे। यहाँ पे पेज पिछले बार भी एक ही जगह पे अड़ा था, और इसी बार भी एक ही जगह पे अड़ा है कि एनगानो चाहता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में बाहर फाइट करने के लिए अलाउ करे यूएफसी, और यूएफसी वो बात मानने को तैयार नहीं है। अब यहाँ देखना है, पहली बात तो फ्यूरी वाली फाइट जो है वो अब नहीं होगी शायद, क्योंकि फ्यूरी जो है आगे बढ़ चुका है। एंथनी जोशुआ वाली फाइट लगभग तय है, 100% नहीं कह सकते, बट फिर भी 70 to 80% तय है 3 दिसंबर को इंग्लैंड में। अब पर जो दूसरी फाइट के बारे में बात हो रही है ना, उसमें मैं कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और वो फाइट है फ्रांसिस नगानू वर्सेस डियांटे वाइल्डर की। अगर डियांटे वाइल्डर अपनी नेक्स्ट फाइट जीतता है तो वो फाइट मज़ेदार होगी। दुनिया के दो सबसे बड़े पंचर जो हैं, उनकी फाइट मज़ेदार होनी चाहिए। खैर, अगली बात करते हैं पॉल अकोस्टा। पॉल अकोस्टा की प्योर बकर चल रही है। पॉल अकोस्टा ने कहा कि मैंने तेरे को परेशान किया, उस वजह से तेरा वो मैंने तेरे को परेशान नहीं किया, दोनों एक दूसरे को परेशान, दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहे थे एक्चुअली। हमजद चिमाया पॉल अकोस्टा के ट्रेनिंग सेशन में आया था, तो गलती अगर किसी की है तो हमजद की है। पर पॉल अकोस्टा का कहना है कि मेरे वजह से तेरा वजन नहीं हो पाया सही समय पे, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, आई स्टोल एवरीथिंग फॉर यू। सो पॉल अकोस्टा लिटरली चैलेंज कर रहा है उसको फाइट के लिए। अब ये फाइट कैसी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बात करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई माहौल है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। एंडरसन सिल्वा ने भी एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने इच्छा व्यक्त की है कि वो आखिरी फाइट जापान में करे, क्योंकि वहीं से उसका कैरियर चालू हुआ, प्राइड से, और वहीं पे वो ख़त्म करना चाहता है। एक बात और कही उसने कि उसकी प्रॉब्लम क्या है डेना वाइट के साथ। उसने कहा कि डेना वाइट इज़ अ गुड ह्यूमन बींग, अच्छा आदमी है और अच्छा बिजनेसमैन है, पर उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि डेना वाइट कहता है कि मैं ये करता हूँ, फाइटर ऐसा वर्ल्ड ऐसा होता, फाइटर वर्ल्ड वैसा होता, पर वो कभी फाइटर नहीं रहा। तो इसलिए डेना वाइट को ये नहीं पता कि फाइटर के पक्ष में क्या बात है, क्या बात नहीं है। वो हर चीज़ को बिजनेस माइंड से सोचता है, और इसमें कोई गलत नहीं है, बट वो उसकी प्रॉब्लम है उसके साथ, ये बताना चाह रहा है। अब नेट डियाज की न्यूज़ है, पहली न्यूज़, उसके बाद दूसरी न्यूज़ के बारे में एंड में बात करेंगे। नेट डियाज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि स्कॉट कुकर ने कहा है कि वो नेट डियाज के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं डील के लिए। मेरा मानना है कि ये डील एक्चुअल में हो सकती है। देखिए, नेट डियाज चाहता है कि डील के साथ साथ उसको बॉक्सिंग करने के लिए और बीजेजू टूर्नामेंट के लिए और जो ग्रैपलिंग टूर्नामेंट है उनके लिए उसको आज़ादी मिले। ग्रैपलिंग के लिए तो यूएफसी भी देती है, बट बाकी दो के लिए नहीं देती है। तो स्कॉट कुकर बिल्कुल दे सकता है। स्कॉट कुकर ने अभी एमबीपी को बेयर नकल बॉक्सिंग में जाने दिया। हारागुची वहां भी फाइट कर रहा था और रेजन में भी फाइट कर रहा था। और तो और को प्रमोशन वाली बात है, वो भी यूएफसी नहीं मानती है, बेलाटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो अपनी द रियल इंक को करना चाहता है को प्रमोट। तो मेरे ख्याल से ये डील हो सकती है। पर मेरा मानना था कि वो जो है ना बाहर जाके पहले फाइट करेगा और वापस यूएफसी में आ जाएगा। पर स्कॉट कोकर वो आदमी है जिसको डियास फैमिली बहुत ट्रस्ट करती है। नेट डियाज के पहले पूरा का पूरा स्क्रैप पैक जो था ना, ने इवन नेट डियाज भी स्ट्राइक फोर्स में फाइट किया। निक डियाज, नेट डियाज, गिलबर्ट मेलेंडेज, जेक शील्ड्स, ये सब स्कॉट कोकर के लिए काम कर चुके हैं, और उनके सबके रिश्ते बहुत अच्छे हैं उससे।
बात कर लेते हैं कॉनर की। कॉनर फ्लॉयड मेवेदर ने ट्वीट किया कि अभी अगले साल हम रीमैच करेंगे। कॉनर मैकग्रेगर ने कहा नहीं दोस्त, अच्छा हुआ नहीं कह दिया, बाकी मेरे को देखने की इच्छा नहीं है। पिछले मैच में जो चूतिया बनाया ना दोनों ने मिलकर दुनिया का, खैर उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। चलो आखिरी खबर फिर से एक बार नेट डियाज की बात कर लेते हैं। ऐसी खबरें उड़ रही थी कि नेट डियाज जो है WWE में जा सकता है, क्योंकि नेट डियाज की फोटो आई थी स्टेफनी मैकमैन और पॉल लवेक, यानी जिसको अपन ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं, और एक्चुअल में इनकी बात भी हुई थी। अब इस खबर के बाद नेट डियाज ने बोला कि अगर मैं फाइट करूंगा तो सिर्फ रॉक से करूंगा, उसके अलावा किसी और से फाइट नहीं करूंगा। नेट डियाज कहना चाह रहा है कि हम घंटा नहीं आ रहे WWE में। खैर, आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा और कमेंट सेक्शन पे अपने विचार बताइएगा। ये था इंडियन फाइट जंकी। टेक केयर।